ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो याद करने से ही मेरा सर भारी होने लगा है। ये घटना इतनी खौफनाक और दिल दहला देने वाली है कि मैंने आज तक अपने परिवार को भी नहीं बताया, बस मेरे कुछ करीबी दोस्तों को पता है। दरअसल ये घटना मेरे साथ 6 साल पहले हुई थी। मैं उस समय 19 साल का था और मेरे कॉलेज का पहला साल था। मेरा कॉलेज दिल्ली के अंदर पड़ता था और मेरा घर दिल्ली से थोड़ा बाहर था, तो मुझे कॉलेज जाने के लिए रोज़ 2 बसें पकड़नी पड़ती थी। दूसरी बस में एक मेरी ही उम्र की लड़की रोज़ ट्रैवल किया करती थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर मुझ में कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था, बस यही सोचता रहा कि किसी तरह उसके साथ की सीट में बैठने का मौका मिल जाए, पर हर बार कोई ना कोई उसके साथ बैठ जाता था। जब भी मैं उसे और वो मुझे देखती, हम स्माइल पास करते थे। मुझे भी पता था कि वो मुझे लाइक करती है। और फिर कुछ महीनों बाद दिसंबर का महीना आया। सुबह की ठंड होती थी, तो अब बहुत कम लोग सुबह की बस से ट्रैवल करते थे। एक दिन जब मैंने अपनी सुबह की दूसरी बस पकड़ी तो देखा कि उस लड़की की पास की सीट खाली पड़ी थी। मैंने किसी तरह हिम्मत की और उसके पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने कहा। मैं बहुत खुश हो गया और उसके बगल में बैठ गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और उसने कहा, रश्मि। और तुम्हारा? मेरा नाम विनय है। और ऐसे ही हम धीरे धीरे बात करने लगे और कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स भी बन गए। वो अपने बारे में बहुत कम ही बताती थी। मुझे इतना पता था कि वो कोई कॉल सेंटर में जॉब करती है। बहुत बार पूछने के बाद भी उसने अपनी कंपनी का नाम नहीं बताया। हम आजकल की न्यूज़ और पिक्चरों की बातें करते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए हम एक दूसरे के और क्लोज आ गए। मैंने नोटिस किया कि अब वो मुझसे बात करने में डरती थी। खैर, अब मेरे कॉलेज में सर्दियों की छुट्टी पड़ने वाली थी, इसीलिए छुट्टियों के कुछ दिन पहले ही मैंने उससे उसका नंबर मांगा ताकि मैं छुट्टियों में भी उससे बात कर पाऊँ और उसके और क्लोज आ जाऊँ। पर जैसे ही मैंने बोला वो बहुत डर गई। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती। मुझे वो चीज़ बहुत अजीब लगी। मैंने पूछा कि तुम मुझे पसंद तो करती हो ना? तो उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर तुम मुझे नहीं जानते। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसको बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर उसने जो बोला वो सुनकर मेरी हंसी और पसीने दोनों छूट गए। उसने बोला कि वो एक चुड़ैल है। मैं पता नहीं क्यों बहुत जोरों से हंसने लगा। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है। भला इतनी सुंदर लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है? पर उसका चेहरा शांत था। उसने बोला कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे अभी भी लग रहा था कि वो मजाक कर रही है और उसका चेहरा ये नहीं कह रहा था। मैंने मजाक मजाक में पूछा, तो फिर तुम बस से क्यों ट्रैवल करती हो? सीधा हवा में उड़कर क्यों अपनी जॉब पर नहीं जाती? ये सुनते ही वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने गुस्से में कहा कि मैं मरने के बाद पूरी चुड़ैल बन जाऊंगी। इस बात पर भी मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं जोर से बोला, अच्छा, तो तुम्हारी शक्तियां क्या है? उसने मेरे मुंह पर एकदम हाथ रख दिया और कहा, श्श, हल्के बोलो। उस दिन बस में बहुत कम लोग थे और जो थे वो पीछे बैठे थे। उसने कहा कि वो किसी इंसान को मार तो नहीं सकती, पर हाँ, उसकी हालत बद से बदतर कर सकती है। तभी बस के कंडक्टर का फोन बजने लगा। मैंने रश्मि को मजाक मजाक में कहा, अच्छा, तो इस कंडक्टर पर अपना जादू आजमाओ। हमारा बस का स्टॉप आ चुका था। वो बिना कुछ बोले ही बस से उतर गई। मुझे पूरे दिन यही लगता रहा कि वो मुझे लाइक नहीं करती और मुझसे दोस्ती तोड़ने के लिए कुछ भी बोल रही है। खैर, जब मैंने अगले दिन दूसरी बस पकड़ी तो देखा रश्मि उस दिन नहीं आई थी। मैंने अपनी नज़र घुमाई तो देखा वो कंडक्टर आज नहीं आया था। उस कंडक्टर को मैं बहुत महीनों से डेली देख रहा था। उसका नाम पंकज था। उसका भाई ही बस ड्राइवर था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से ड्राइवर सीट पर गया और पूछा, आज आपका भाई क्यों नहीं आया? फिर जो उसने बताया वो सुनते ही मुझे चक्कर आने लगे। उसने कहा, पंकज की तबीयत काल दोपहर को बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसको बहुत उल्टियाँ आने लगी थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया है। ये सुनते ही मैं पसीना पसीना हो गया। मैं इतना डर गया कि मैं बता नहीं सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लड़की चुड़ैल है। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने ही उसको कंडक्टर पर कुछ करने को बोला था।
मैंने ड्राइवर को उतरते हुए 1200 रुपये दे दिए और कहा, ये आपके भाई के लिए है। पहले तो वो राजी नहीं हुआ, पर मैं उसे ज़बरदस्ती देकर उतर गया। सच कहूँ तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि पंकज को कुछ हो न जाए। मुझ में अब उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं थी, पर मैं देखना चाहता था कि उसने ऐसा कैसे किया। जब मैं अगले दिन दूसरी बस में बैठा तो वो लड़की पीछे बैठी हुई थी। ये देखते ही मैं फिर से डर गया। मैं अब उसके पास नहीं बैठना चाहता था, इसलिए मैं बस की सामने वाली सीट पर बैठ गया। मुझे समझ आ गया था कि ये कोई कॉल सेंटर में जॉब नहीं करती, क्योंकि न वो तो कभी जॉब वाले कपड़े पहनती थी और न ही उसके पास कोई ऑफिस वाला बैग होता था। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा, बल्कि इसका पीछा करूंगा। भला इतनी सर्दी में हर दिन सुबह सुबह वो जाती कहाँ है। जब वो उतरी तो मैंने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। थोड़ी देर में मैं भी उतर गया तो देखा उसने एक ऑटो पकड़ लिया। मैंने भी जल्दी जल्दी एक ऑटो वाले को पकड़ा और उसको 50 रुपये दिए और उस लड़की के ऑटो का पीछा करने को कहा। मैं आपको उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता, पर वो ऑटो एक दिल्ली के काफ़ी सुनसान जगह पर जा रहा था। करीब 10 मिनट उस लड़की को फॉलो करने के बाद वो ऑटो एक जगह रुक गया और वो लड़की भी उतर गई। मैंने भी कुछ देर पहले ही अपना ऑटो रोक लिया और मैं भी उतर गया। मेरा ऑटो वाला बहुत डरा हुआ था, जैसे उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। रश्मि उतरने के बाद इधर उधर देख रही थी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। फिर वो एक खंडर जैसे बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसका पीछा करूं, पर मुझे जानना था कि वो इतने महीनों से हर रोज कहाँ जा रही है। मैं उसका पीछा करता गया और वो एक सुनसान बिल्डिंग के सामने खड़ी हो गई। मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोल रही है। कुछ देर बाद वो अंदर चली गई। मेरा दिल मुझे चिक चिक कर कह रहा था कि मैं वापस लौट आऊं, पर मैं बचपन से ही इन बातों का मजाक उड़ाता आया हूं। मुझे इन चीज़ों में कभी यकीन नहीं था, इसलिए मैं एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आखिर वो लड़की क्या करती है। खैर, मैंने सोचा मैं खिड़की की पिछली तरफ से झांकने की कोशिश करता हूँ। किसी तरह चुपके चुपके मैं पिछली तरफ पहुंच गया। किस्मत अच्छी थी, वहां एक टूटी खिड़की थी और खिड़की के आगे एक बड़ा सा खाली कमरा था। मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं किसी तरह उस खिड़की के अंदर घुस गया। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर उस समय मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था कि मैं अपनी जान का खतरा समझूं। थोड़ी देर में वो आवाज़ें बहुत तेज होने लगी और क्लियर हो गई। वो कोई गलती की बात कर रहे थे। ध्यान से सुनने पर समझ में आया कि वो उस बस कंडक्टर की ही बात कर रहे थे। उनमें से कोई कह रहा था कि तुम्हें किसी को बताना नहीं चाहिए था कि तुम कौन हो। उस कमरे में कोई दरवाज़ा नहीं था। मैंने हिम्मत करके धीरे से बाहर झांक के देखा तो जो मैंने देखा वो देखते ही मेरा खून ही जम गया। वो लड़की मुर्दा लोगों से बात कर रही थी। उन लोगों का चेहरा बुरी तरह से गला हुआ था। वो देखते ही मैंने बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो इतना खौफनाक था कि किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता। मैंने अपनी नजर खिड़की की तरफ घुमाई तो देखा कि वो सारे मुर्दे लोग वहीं खड़े थे। आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मैं बिल्डिंग से थोड़ी दूर जमीन पर पड़ा हुआ था। कुछ मिनट तो मुझे ये समझने में ही लग गए कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं किसी तरह उठा और अपनी जेब से फ़ोन निकालने की कोशिश की तो देखा कि जेब में एक कागज़ पड़ा हुआ था और उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें किसी तरह आज बचा लिया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगी। ये पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं किसी तरह वापस घर पहुंच गया। अगले दिन से छुट्टियां पड़ गई। छुट्टियों के बाद जब मैं बस में गया तो उस लड़की ने आना ही बंद कर दिया था। ये कहानी लिखते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। आज मेरी अच्छी जगह नौकरी लग गई है और कुछ ही सालों में मेरी शादी भी होने वाली है। दोस्तों, ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जो पेशे से डॉक्टर है। उनका नाम है निखिल परमार। ये कहानी मैं उनकी जुबानी बताने जा रहा हूँ। हालांकि डॉक्टरी पेशा ही ऐसा है कि जिंदगी में हर बार उनका मुर्दों से सामना हो जाता है। लोग उनके सामने दम तोड़ देते हैं, पर इस पेशे में एक डॉक्टर की तौर पर उन्हें अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पर काबू करना पड़ता है। और इसी वजह से किसी डॉक्टर को किसी भूतिया या डरावनी चीज़ों से शायद ही कभी डर लगता होगा, पर कभी कभी कुछ अजीबोगरीब चीज़ें बड़े से बड़े बहादुर इंसान को भी डरने पर मजबूर कर देती है। मैं भी एक ऐसी ही अजीबोगरीब घटना का शिकार हुआ था। कहानी करीब 3 साल पहले की है। तब मैं अहमदाबाद में रहा करता था और मेरा क्लिनिक उसी शहर में सरदार पटेल चौक में था। मेरा डॉक्टरी का काम अच्छा खासा चल रहा था, पर दिन भर के काम और थकावट की वजह से मैं शांत जगह पर रहना पसंद करता था।
और इसीलिए शहर में थोड़ी ही दूर पर मैंने एक फ्लैट खरीद लिया। मेरी शिफ्ट नॉर्मली मॉर्निंग से इवनिंग तक होती थी, तो रोज सुबह शाम आधे घंटे की ड्राइव करके घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से वापस घर आना जाना होता था। पर मेरे साथ हुआ वो हादसा इतना डरावना था कि उस हादसे की वजह से मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया था। उस दिन मैं एक इमरजेंसी केस की वजह से रात भर हॉस्पिटल में रुका हुआ था। वैसे तो मेरी शिफ्ट 9 बजे खत्म हो जाती है, पर उस दिन मुझे रात के करीब 12 से 12:30 बज गए और मैं थककर करीब रात के 12:30 बजे घर वापस जाने के लिए हॉस्पिटल से निकल गया। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकल रहा था तो एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया। तब हमारे हॉस्पिटल के वॉचमैन ने मुझसे कहा भी कि डॉक्टर साहब, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, पर आधी रात हो चुकी है और इतनी बीच रात किसी काली बिल्ली का रास्ता काटना ठीक नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है साहब, ये बहुत बुरा संकेत है। आप फिर से अस्पताल के अंदर चले जाए और कुछ देर बाद अपने घर जाए, वही अच्छा होगा। अब मैं पहले से इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, तो मैंने हंसते हुए अपनी गर्दन हिलाई और उसे गेट खोलने को कहा। हॉस्पिटल छोड़कर कुछ ही देर में मैं एक कच्चे रास्ते से निकल पड़ा। हालांकि इस रास्ते से मैं कई बार हॉस्पिटल आया और गया था, पर आज ये रास्ता बहुत ही सुनसान नजर आ रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक कोई चीज बहुत तेजी से मेरी कार के सामने से गुजरी। मुझे लगा कि कोई जंगली जानवर था। उसके बाद बस थोड़ा आगे जाते ही एक बहुत बड़ी बकरी अचानक ही रास्ते के बीचों बीच मेरी कार के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने जोर से गाड़ी को ब्रेक लगाई। बहुत जोर की आवाज करते हुए मेरी कार रुक गई और उस आवाज को सुनकर उस बकरी ने अपना मुंह गाड़ी की तरफ पलटा। पर उसके बाद जो मैंने देखा वो देख मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि उस बकरी ने अपने मुंह में एक छोटी सी खोपड़ी दबोच रखी है और वो दिखने में तो बकरी दिख रही थी, पर उसकी सिर्फ बॉडी ही बकरी जैसी थी, बाकी सिर्फ किसी औरत जैसा दिखाई पड़ रहा था। उसके सर पर किसी औरत जैसे लंबे लंबे बाल थे जो जमीन तक को छू रहे थे। ये देख मैं दंग रह गया, क्योंकि एक तो वो पूरी तरह से बकरी नहीं थी और अगर बकरी हो भी तो बकरी कभी ऐसी चीज़ों को छूती नहीं है। मैं डॉक्टर होने की वजह से एक वक्त मुझे ऐसा भी लगा कि शायद ये मेरा हेलुसिनेशन तो नहीं है। उसके बाद जब वो बकरी पूरी तरह से मुड़ गई तो वो नज़ारा दिल दहला देने वाला था। उसका आधा शरीर औरत का था और आधा शरीर बकरी का था। मतलब आगे इंसानों जैसे हाथ और सिर था और पीछे बकरी जैसा आकार था। पर फिर मैंने देखा कि वो बकरी अपना आकार बदल रही है। मैंने तुरंत कार को पीछे मोड़ लिया और पीछे की तरफ गाड़ी घुमाई। पर जब तक मैं कार को पीछे की तरफ मोड़ लेता मैंने देखा उसका आकार बढ़ता जा रहा है। उसकी हाइट बढ़ती ही चली जा रही है। उसका आकार बकरी से किसी औरत जैसा हो रहा था। वो मिरेकल था या मेरा भ्रम था, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे लिए ये बहुत ही अजीब और चौंका देने वाली बात थी। और अचानक ही वो आधी बकरी आधी चुड़ैल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे मैं बावला हो गया और चीखने लगा। मैंने जोर से अपनी कार को भगाया। अब तो वो गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। बहुत देर तक भागने के बाद वो और बड़ी दिखने लगी और उसने पूरी तरह से एक चुड़ैल का रूप ले लिया। हाँ, वो चुड़ैल ही थी, क्योंकि मैंने जब जब पीछे मुड़कर देखा मैंने देखा कि वो भाग तो मेरी तरफ रही थी और उसके पैर उल्टे पड़ रहे थे। मतलब उसके पैर उल्टे थे। वो बहुत ही तेजी से दौड़ रही थी। मुझे मेरी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। पर आखिरकार मैं पेशे से एक डॉक्टर था और हमें ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसे सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड हालातों का सामना करना सिखाया जाता है। तो फिर पहले तो मैंने अपने आप को शांत किया और धीरे धीरे कार का स्पीड बढ़ाते हुए मैं कार को 120 की स्पीड से भगाने लगा। पर अचानक ही वो चुड़ैल पीछे से आगे की तरफ आ चुकी थी। मैंने सोचा कि वो जो भी कोई चीज़ है उसे इसी स्पीड से कुचलते हुए आगे निकल जाऊंगा। पर जब मेरी गाड़ी उससे टकराई तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ और वो अचानक ही कहीं गायब सी हो गई। लेकिन गाड़ी से टकराते ही सब तरफ सफ़ेद सफ़ेद धुआं दिखाई देने लगा। मैं पागलों की तरह कार को तेज चलाए जा रहा था और मैंने तसल्ली के लिए सामने के मिरर में पीछे की तरफ देखा। पर जब मेरा ध्यान कार के बैक सीट पर गया तो मैंने देखा कि वो चुड़ैल मेरी कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी। उसकी बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था और वो अपनी गर्दन अजीब तरह से घुमा रही थी। वो देख मेरी आवाज़ निकलना ही बंद हो गया। मैं बस कांपता हुआ कार चलाए जा रहा था और आने वाली भयानक मौत का इंतजार कर रहा था। तभी पलक झपकते ही वो चुड़ैल पिछली सीट से कहीं गायब हो गई और मेरे बाजू वाली सीट पर आ गई। लेकिन मैंने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। एक्चुअली मैं बहुत सदमे में था, बहुत डरा हुआ था। मैं उसकी ओर बिना देखे गाड़ी चलाए जा रहा था। पर मेरा दिल तब बैठ गया जब उस चुड़ैल ने अपना सर अपने शरीर से अलग कर मेरे पैरों के ऊपर रख दिया। ये देख मेरे दिल में एक बिजली सी लहर दौड़ गई। मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था। वो नज़ारा बहुत भयानक था।
उसका सर मेरे पैरों के ऊपर था और बाकी बचा हुआ धड़ बस झटपटा रहा था, जैसे कोई जानवर सर काटने के बाद फड़फड़ाता है, झटपटाता है। दैट वॉज द मोस्ट फ्राइटनिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। डर के मारे मैंने जोर से गाड़ी को ब्रेक लगा दी। मेरी कार रुकने के बाद मैं कार से बाहर निकलकर पागलों की तरह भागने लगा। वो चुड़ैल वहाँ है या नहीं ये देखना भी मैंने ज़रूरी नहीं समझा। मैं भागते भागते कब बेहोश होकर गिर पड़ा मुझे भी पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर था। मेरे आसपास पुलिस की गाड़ी और एक एम्बुलेंस थी और उस सड़क पर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। कुछ दिनों बाद जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर गया तो फिर मैंने उस इलाके में जाकर थोड़ी पूछताछ की, तो मुझे बाद में पता चला कि उस सुनसान छोटे रास्ते के करीब थोड़ी ही दूरी पर एक झोपड़ी में एक तांत्रिक औरत रहा करती थी, जो तंत्र मंत्र करने के लिए बकरियों की और गरीब जानवरों की बलि दिया करती थी। उनकी बलि देकर जादू टोना किया करती थी। वहीं के आसपास के लोगों के एक एक कर जानवर गायब होने लगे, पर जैसे ही लोगों को उस औरत के बारे में पता चला तो लोगों ने उसे बहुत पीटा और पुलिस को बुला लिया। पर जब तक पुलिस उसके घर पहुंचती, उस औरत ने अपने आप को लोगों से छुड़ा लिया और अपने घर के अंदर अपना ही गला काटकर अपनी ही बलि दे दी। हैरानी की बात यह थी कि जब पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो उसका सिर बिल्कुल सामने उस झोपड़े के बीचों बीच लटक रहा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई थी। पुलिस को यह समझ ही नहीं आया कि अगर उसने अपना गला खुद ही काट लिया है तो उसका सिर ऊपर कैसे लटक रहा था। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं मिले, पर लोगों का मानना था कि उसका बस शरीर ही मर गया था, पर उसकी आत्मा आज भी जिंदा है और उसी ने अपने सिर को ऊपर लटकाया था। तब से वो औरत चुड़ैल बनकर उस हाईवे पर अपना सिर लिए भटकती रहती है। मैं उस दिन किसी तरह मौत के मुंह से बच तो गया था, पर उसके बाद मैंने कभी भी उस शॉर्टकट रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।